हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं BECS 184 आंकड़ा का विश्लेषण। ठीक है, ये गेस पेपर है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं शेयर कर दूं। ठीक, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब मेरी आवाज़ ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, तो मैं अब वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका दिल करे तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। राइट, चलिए हम देखते हैं इसमें BECS 184 आंकड़ा का विश्लेषण है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। आइए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे गणित की प्रकृति क्या है, तो देखिए गणित की प्रकृति, गणित संसार का बहुत शक्तिशाली माध्यम है। इसके उपयोग के कारण को देखें। यहाँ पे उपयोग के कारण क्या है जी, तो देखिए गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। ठीक है, यानी किसी ऐसी गणितीय संकल्पना पर विचार कीजिए जिससे आप परिचित हैं, जैसे कि गोल है ना। यानी कि गोल की परिभाषा स्पष्ट और सुनिश्चित यानी कि प्रेसाइज है। यदि कोई वस्तु दी गई हो तो आप यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वह गोला है या नहीं। इस प्रकार गणित में किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई गणितीय कथन बिल्कुल असंदिग्ध होता है, यानी कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ऐसा इसलिए है क्योंकि गणित के इस अमूर्त संसार को हम औपचारिक रूप से बनाते हैं, कुछ संगत अभिगृहतों को मानकर, फिर से इन अभिगृहतों के आधार पर हम कुछ अवधारणाओं को औपचारिक तरीके से स्पष्ट और परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। जब एक बार अभिगृहतों को चुन लिया जाता है और स्थिति को परिभाषित कर दिया जाता है तो अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, अक्सर जब हम गणितीय शब्दों को वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें गणितीय परिभाषा के अनुसार इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि उस शब्द का इस्तेमाल सुनिश्चित रूप से न हो, जैसे कि आधा, है ना। तो इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये गेस बनाया गया है, तो इसे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट इसमें सत्यता की कसौटी, यानी कि देख लिए इसमें कुछ कथन दिया गया है, जैसे कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। पानी 100 डिग्री से सेल्सियस पर उपलब्धता है ना। 15.5 से पूर्णतः विभाजित होता है। 15 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़े तो परिणाम हमेशा एक सम संख्या होता है ना। यदि हम देखना चाहते हैं कि ये कथन सत्य है या नहीं तो हम उनकी जांच कैसे करेंगे। क्या एक ही तरीका सब कथनों पर जांच करने के लिए काम करेगा? तो देखिए पहली परिकल्पना जो है हाइपोथेसिस की जांच केवल आनुभाविक यानी कि एम्पेरिकल तरीके से की जा सकती है। अर्थात हमें मोरनियों को देखना होगा और पता लगाना होगा कि वे कब अंडे देती हैं। यदि हम बहुत सी मोरनियों को देखें और यह पाएँ कि उनमें से लगभग सब सितंबर के आसपास अंडे देती हैं तो हम कह सकते हैं कि मोरनियाँ सितंबर के आसपास अंडे देती हैं। अगर कुछ इसके टुकड़े उदाहरण ऐसे भी हो जो इस नियम का पालन नहीं करते हों तब भी अनुभाविक नियम मान्य रहेगा। दूसरा, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके यह जांच कर सकते हैं कि दूसरा कथन केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सत्य है। अधिक दबाव में पानी को गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक तापमान पर उबाल कर दिखाया जा सकता है। तीसरा कथन जो था कि एक गणितीय कथन है, इसे हम केवल अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के से सिद्ध कर सकते हैं। आप 15 वस्तुओं का समुच्चय किस बहुत से उदाहरण ले सकते हैं और उन्हें 5 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन हमें वस्तुओं को सब समुच्चयों के लिए इसे सिद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक, अगर हम 5 जो है 15 यानी कि 5 से 15 भाग और शेष को समझते हैं तो हम इसे गणितीय तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। क्या समझ में आई बात यहाँ पे? चलिए हम दूसरा प्रश्न यहाँ देखेंगे। आंकड़ा संकलन के प्रश्नावली विधि क्या है, उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, डाटा संकलन की प्रश्नावली विधि। ठीक है, डाटा संग्रह की लोकप्रिय विधि प्रश्नावली है। हालांकि यह सरल दिखती है परंतु अच्छी प्रश्नावली तैयार करना कठिन कार्य है। इसके अपेक्षित तथ्यों तथा डाटा को इकट्ठा करने के लिए
प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक तैयार करना ज़रूरी है। प्रश्नावली तैयार करने के तुच्छ प्रयास से अनावश्यक डाटा संग्रहित होंगे या कम डाटा प्राप्त होंगे, ये दोनों ही शोध के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। प्रश्नावली डिज़ाइन इस बात पर निर्भर करती है कि किससे तथा कहाँ से जानकारी इकट्ठा की जाएगी और किन तथ्यों तथा डाटा को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और सूचना देने वाले की कितनी क्षमता है। प्रश्नावली के दो मुख्यतः प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला निर्मित प्रश्नावली, दूसरा अनिर्मित प्रश्नावली। ठीक है, निर्मित प्रश्नावली निश्चित समय से पहले ही तैयार कर ली जाती है। इनमें स्पष्ट तथा ठोस प्रश्न होते हैं। निर्मित प्रश्नावली में बंद प्रश्न तथा खुली प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। बंद प्रश्नावली में प्रश्न तैयार करने वाला विकल्प प्रदान करता है जिसके लिए उत्तरदाताओं को स्पष्ट प्रतिक्रिया देनी होती है। ठीक है, अनिर्मित प्रश्नावली वे होती हैं जो पहले से निर्मित होती हैं और तथा जांचकर्ता साक्षात्कार के दौरान अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्न को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्रश्नावलियों का प्रयोग कर डाटा संग्रह की विधियाँ। ठीक है, देखिए प्रश्नावली विधियाँ विभिन्न तरीक़ों से संचालित की जाती हैं। कुछ प्रमुख विधियाँ नीचे दी गई हैं। पहला, व्यक्तिगत साक्षात्कार। देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता या जांचकर्ता स्वयं साक्षात्कारदाता के पास जाता है तथा प्रश्न करता है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर शोध में किया जाता है तथा इसके आंकड़े बहुत सटीक होते हैं, परंतु यह महंगी विधि होती है। दूसरा, डाक प्रेषक प्रश्नावली। इस विधि में जांचकर्ता उत्तरदाताओं को प्रश्नावली डाक से भेजता है तथा उत्तरदाताओं को उन्हें भर कर जांचकर्ता को वापस करना होता है। कई बार प्रश्नावली के साथ अपने पते का डाक टिकट लगा लिफाफा भी भेजा जाता है ताकि प्रश्नावली जल्द वापस भेजी जा सके। और इसी विधि का अधिकतर वहाँ प्रयोग होता है जहाँ उत्तरदाता दूर दूर तक फैले होते हैं तथा जांचकर्ता के पास उन तक पहुँचने के साधन सीमित होते हैं। इस विधि की जो सफलता उत्तरदाताओं को साक्षरता तथा स्तर तथा डाटाबेस की सटीकता पर निर्भर करती है। इस विधि की एक खामी है कि कभी कभी उत्तरदाता प्रश्नावली को गंभीरता से नहीं लेते तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्तर सटीक नहीं होते। तीसरा, टेलीफोन। इस विधि में जांचकर्ता टेलीफोन द्वारा उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के उत्तर जानता है। यह अधिकतर शहरी उत्तरदाताओं को दी जाती है जहां टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक। चौथा है ईमेल, यानी IT क्रांति के साथ ही अब प्रश्नावली को ईमेल से जोड़ दिया जाता है तथा उत्तरदाताओं को भेजा जाता है जो वापसी ईमेल से उत्तर देते हैं। इस विधि की सफलता इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता पर निर्भर है। ठीक। दूसरा है अच्छी प्रश्नावली के गुण। समाजशास्त्र शोध में प्रश्नावली तैयार करना सबसे कठिन काम है। विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक बनाना ज़रूरी है। प्रश्नावली बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है जो निम्नलिखित हैं। यह सरल होनी चाहिए, प्रश्न सरल तथा सीधे होने चाहिए, ये छोटे भी होने चाहिए ताकि आसानी से उत्तर दिया जा सके। दूसरा, इसमें कन्वरिंग होना चाहिए, यानी कि पत्र से शुरुआत करें, यानी कि प्रश्नावली के प्रथम पृष्ठ पर जांचकर्ता या आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्था का परिचय होना चाहिए तथा जांच का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, चौथा है जो प्रश्न तर्कसंगत ढंग से लगाए जाने चाहिए। यहाँ जांचकर्ता या प्रश्न तैयार करने वाले की कुशाग्र जो बुद्धि स्पष्ट होती है। यहाँ पे पांचवा, विवादास्पद प्रश्न पूछने से बचें। ऐसे प्रश्नों को शामिल न करें जिससे विवाद पैदा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है प्रश्नावली की पूर्व जांच, यानी कि अंतिम रूप देने से पहले, यानी कि उस प्रश्न को पैक करने से पहले प्रश्नावली के कुछ उत्तरदाताओं के साथ पूर्व जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, इसमें प्रश्नावली का भौतिक रूप। ठीक है, प्रश्नावली तैयार करते समय प्रश्नावली का भौतिक रूप सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, आकार। देखिए, प्रश्नावली का आकार अध्ययन के कार्यक्षेत्र पर निर्भर करता है। उत्तरदाताओं के विचारों तथा सुझावों को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। हालांकि प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करने के लिए एक स्थान भी दिया जा सकता है। ठीक। दूसरा, पेपर की गुणवत्ता यानी क्वालिटी जो अच्छी होनी चाहिए और पेपर का प्रयोग होना चाहिए ताकि यह लंबे समय तक चले, यानी ऐसे पेपर का प्रयोग होना चाहिए जो लंबे समय तक चले। तीसरा, आवरण पत्र होना चाहिए। आवरण पत्र, प्रत्येक प्रश्न का एक आवरण पत्र होना चाहिए। प्रश्नावली का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। चौथा, इसमें प्रश्नावली के लाभ। देखिए, प्रश्नावली के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, ये साक्षात्कार अनुसूची के अपेक्षा कम खर्चीले होते हैं तथा इन्हें बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं पर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, ये कम समय लेते हैं। तीसरा, चूँकि प्रश्नावली का उपयोग करते समय साक्षात्कारकर्ता उपस्थित नहीं होता है अतः उत्तरदाता स्वतंत्र महसूस करते हैं तथा प्रश्नों के उत्तर अधिक विश्वास के साथ देते हैं।
5वां पॉइंट इसमें दिया है प्रश्नावली की स्थितिताएँ, ठीक है। प्रश्नावली की कुछ सीमिताएँ हैं। पहला है प्रश्नावली में जांचकर्ता तथा उत्तरदाताओं के बीच कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, जिसके कारण यदि प्रतिक्रिया पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह नहीं हो पाता। क्लियर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि बहुलक किसे कहते हैं। या आप अगर 10 क्लास में पढ़े होंगे तो इसे आप ऑलरेडी अच्छे तरीके से जानते होंगे। बहुलक किसे कहते हैं, देखिए बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है। बहुलक जो है प्रासंगिक आंकड़ा समुच्चय में मापों का सबसे अधिक बार प्रेक्षित होने वाला माप है, ठीक है। जैसे कि 20, 25, 21, 15, 14, 15 वाले मानों प्रेक्षण समुच्चय का बहुलक 15 है, ठीक है। क्योंकि यह मान 2 बार आता है। 15 कितने बार आता है, तो इसमें जो दिया गया है वहाँ पे एग्जाम्पल में 20, 25, 21, 15, 14 जो है, इसमें जो जितना बार आएगा उसी को बहुलक कहा जाता है, क्योंकि यह मान 2 बार आता है जबकि अन्य मान केवल एक एक बार ही आते हैं। यदि सभी प्रेक्षण अलग अलग हो और प्रत्येक प्रेक्षण बारंबारता एक के साथ आता है तो इस स्थिति में यह कहने का कोई अर्थ नहीं होगा कि इनमें से प्रत्येक प्रेक्षण बहुलक है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं आंकड़ा समुच्चय का कोई बहुलक नहीं है। एक दिए हुए आंकड़ा समुच्चय का एक से अधिक बहुलक होना भी संभव हो सकता है। मोड निकालने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया जाता है। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुणात्मक डेटा क्या है, ठीक है। तो देखिए आंकड़ों में गुणात्मक डेटा कभी कभी स्पष्ट करने के लिए भेजा डेटा है कि शारीरिक लक्षण, लिंग, रंग या कुछ भी है कि इसके साथ जुड़े एक नंबर भी नहीं है के आधार पर श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। एक फुटबॉल टीम पर खिलाड़ियों के बाल रंग, एक पार्किंग में कारों के रंग, एक कक्षा में छात्रों के पत्र ग्रेड पर, एक जार में सिक्के का प्रकार और एक किस्म पैक में कैंडी के आकार गुणात्मक के उदाहरण है। डेटा इतने लंबे समय के रूप में एक विशेष संख्या इन विवरणों में से किसी को नहीं सौंपा गया है। गुणात्मक डेटा के साथ विषम है मात्रात्मक डेटा, जिसमें मात्रात्मक डेटा सेट उनसे जुड़े संख्या है कि एक वस्तु या साझा सुविधाओं के साथ वस्तुओं की मात्रा का मूल्यांकन किया है। कई बार मात्रात्मक डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है गुणात्मक डेटा सेट का विश्लेषण, ठीक है। देखिए बनाम मात्रात्मक डेटा, गुणात्मक, इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है। यह गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के बीच अंतर को समझने के लिए बहुत आसान है। पूर्व एक वस्तु या वस्तुओं के समूह जबकि बाद करता है ये लक्षण की अपनी परिभाषा में संख्या शामिल नहीं है, फिर भी यह भ्रामक जब सांख्यिकीय गुण है तो जो आकार और आयामों में शामिल है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा नहीं कर रहे हैं, वे संदर्भ में सोच मिल सकता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे इसका आंसर दिया है, बहुत आसान लैंग्वेज में। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गेस पेपर 2, वो गेस पेपर 1 था, ठीक है। अब इसमें जो अगर आप इस PDF को लेना भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें गेस किए गए हैं। देखिए पहला इसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। तो देखिए गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप 3 पहलू होते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर तथा सोपान क्रमिक संरचनाएं। ये तीनों किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज में देखे जा सकते हैं। मूर्त से अमूर्त तक का मतलब क्या होता है, तो देखिए सभी ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अनुभवों से विकसित होता है। जैसे त्रिविम आकार, गोलाई या गोल की संकल्पना। हम अपने चारों ओर तरह की चीज़ें देखते हैं और हम पाते हैं कि उनमें से कुछ चीज़ों जैसे गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू में एक ही प्रकार की नियमितता है, यानी कि गोलाई, और इस प्रकार हमारे दिमाग में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए हम गोल चीज़ों को उन चीज़ों से अलग कर सकते हैं जो गोल नहीं है, और गोलाई का गुण जो सब गोल चीज़ों में होता है, इन चीज़ों के अन्य गुणों जैसे कि जिन पदार्थों में से वे बने हैं उनके आकार या उनके रंग से संबंधित नहीं हैं। धीरे धीरे हम गोलाई की अवधारणा को उन मूर्त चीज़ों से अलग करने लगते हैं जिनसे उसे प्राप्त किया गया है। गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले की अवधारणा को विकसित करते हैं, और एक बार जब हम यह अवधारणा बना लेते हैं तो गोले की बात करते समय हमें किसी विशेष गोल चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें इस अवधारणा को अपने मूर्त अनुभवों से सफलतापूर्वक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट स्तर पर प्राप्त कर लिया है।
इसी प्रकार हम लालपन की अवधारणा भी प्राप्त करना सीखते हैं। लेकिन इस अवधारणा और गणितीय अवधारणा में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो प्रत्येक गणितीय अवधारणा से अन्य गणितीय अवधारणाएं जनित होती हैं। जैसे कि गोले की अवधारणा से संबंधित हम त्रिज्या, केंद्र, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणाएं जनित करते हैं। और दूसरा अंतर ये है कि संबंधित अवधारणाओं के बीच पूरी तरह अमूर्त और औपचारिक संबंध के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे गोले और उसके आयतन के बीच संबंध को देखिए, चाहे गोले का आकार कुछ भी हो या वह किसी भी पदार्थ का बना हो, संबंध वही रहता है। गोले का आयतन सिर्फ उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, चाहे गोला कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ तक समझ गए? चलिए, विशिष्ट से व्यापक तक का अर्थ क्या है यहाँ पे दिया गया है। जब मैं कहती हूँ कि पूँछ, तो आपके आंखों के सामने कौन सी तस्वीर आती है? तो घोड़े की पूँछ या बंदर की पूँछ या गाय की पूँछ या आपको अपने पालतू कुत्ते की पूँछ दिखती है। ठीक है, देखिए, किसी विशिष्ट जानवर की पूँछ में बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो पूँछ की अवधारणा में नहीं होती। जैसे कि मेरे घोड़े की 2 फुट लंबी काली पूँछ है। मैं उसके बालों को, मोटाई, उसके रंग, वह कोण जो वह शरीर के साथ बनाती है आदि बता सकती हूँ। लेकिन क्या वह बातें किसी भी घोड़े की पूँछ के लिए सही होंगी? क्या इनमें से कुछ विशेषताओं को अलग अलग घोड़ों के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं होगी? इसलिए अगर मैं इस अवधारणा को सब घोड़ों पर लागू करना चाहती हूँ तो मुझे घोड़े की पूँछ की ऐसी तस्वीर बनानी होगी जो केवल मेरे घोड़े की पूँछ की विशेषताओं तक सीमित न हो। अब मैं पाती हूँ कि गायों और कुत्तों के शरीरों पर भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं। इसलिए अपनी अवधारणा में सब जानवरों की पूँछों को शामिल करने के लिए इसे और भी व्यापक बनाती है। इसलिए एक विशिष्ट स्थिति से लेकर और ज़्यादा स्थितियों को शामिल करने के लिए अवधारणा को व्यापक बनाते समय हम विशिष्ट स्थिति के कुछ गुणों को छोड़ देते हैं और उन गुणों को चुनते हैं जो सभी उदाहरणों में से है, और हम उनके इन सामान्य गुणों से व्यापक अवधारणा बनाते हैं। यहाँ तक समझ गए आप, है ना? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज देगा यहाँ पे। सोपान क्रमिक संरचनाएं, ठीक है। सोपान क्रमिक संरचनाएं क्या है? तो जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक हो जाते हैं, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाएं तो हमें विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी जिसमें हर अवधारणा उससे अगली यानी कि ज़्यादा व्यापक अवधारणा में शामिल होगी। जैसे यहाँ पे संख्या पद्धति दिया गया है, मूर्त वस्तुओं को गिनने से हमें प्राकृत संख्या, है ना, यानी कि नेचुरल नंबर का समुच्चय प्राप्त होता है, जैसे 1 2 3, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बीजगणित क्यों सीखें, ठीक है। ये भी अगर ये इसमें बहुत ही आसान है, अगर 10th क्लास का मैथ जिसने पढ़ लिया होगा वो आराम से ये पेपर हल कर सकता है। देखिए, बीजगणित से बच्चों का पहला संपर्क व्यापकीकृत अंक गणित, यानी जब वे अंक गणितीय पैटर्न, नियम और संबंधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका व्यापीकरण करने की कोशिश करते हैं और उन्हें शब्दों व प्रतीकों का उपयोग करते हुए सटीक ढंग से व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए, टाइम नहीं मिल पाना यानी कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इस बुक का वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो नोट्स है मेरे पास गेस पेपर, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख, किसी भी संख्या का 10 से गुणज प्राप्त करने के लिए उस संख्या के प्रत्येक अंक को एक स्थान बाईं ओर खिसका कर इकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे, है ना। बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया है। एक मरतबा सिर्फ आपको इसमें क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, गणित सीखने में भाषा की क्या भूमिका है। देखिए, ऐसे तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने से, ठीक, सबसे पहले उसमें भाषा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप ये कोई चीज़ आप सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। गणित समझाने में भाषा की भूमिका क्या नहीं, देखिए, आप किसी बच्ची को या बच्चे को 3 की अवधारणा समझाते हुए, ठीक है, उसे 3 वस्तुओं के विभिन्न समूह जैसे कि पेंसिलें, किताब, बच्चे, पेड़ में मौजूद 3 को समझने में मदद करेंगे, ठीक है ना। इस तरह की अमूर्त अवधारणाओं तथा उनसे संबंधित शब्दों हेतु हम ठोस चीज़ों, चित्रों आदि का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम उसे हर बात आम भाषा में समझाते हैं।
इसी तरह गणित की कोई भी बात समझाने के लिए हमें बच्ची का पहली भाषा का या जो भी भाषा वह समझती हो उसका सहारा लेना होता है। इसके अलावा आम भाषा का उपयोग भी उस स्तर पर करना होता है जो बच्ची को समझ में आए। ठीक है, चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए साक्षात्कार अनुसूची की तैयार तथा उसे आगे करने में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहला, उत्तरदाताओं का चयन, और दूसरा क्षेत्र कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। ठीक है, देखिए उत्तरदाताओं का चयन यानी कि साक्षात्कार अनुसूची व्यवस्था में उत्तरदाताओं का चयन प्रमुख है। विभिन्न प्रतिचयन विधियों द्वारा उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है तथा उनके नाम एवं पते नोट किए जाते हैं। क्षेत्र जांचकर्ता साक्षात्कार अनुसूची भर कर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए उनके पास जाता है। ठीक, दूसरा इसमें क्षेत्र कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। क्षेत्र जांचकर्ताओं को डाटा इकट्ठा करने के लिए भेजने से पहले उन्हें साक्षात्कार अनुसूची पर उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि संभव हो तो समस्या के विभिन्न पहलुओं पर कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे क्षेत्र जांचकर्ता उत्तरदाताओं से प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, आजकल NFHS जो है, RCH जो है यानी कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य और प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा कई अन्य मूलभूत सर्वेक्षण करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां क्षेत्र जांचकर्ताओं को डाटा इकट्ठा करने के लिए भेजने से पहले उनके प्रशिक्षण पर बहुत पैसा खर्च करती है। तीसरा है साक्षात्कार की विधि। देखिए क्षेत्र जांचकर्ता को साक्षात्कार लेने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी उत्तरदाताओं के पास नम्रतापूर्वक जाकर अपना परिचय देना चाहिए। ठीक है, और फिर उन्हें साक्षात्कार का उद्देश्य बताकर उसकी गोपनीयता की जानकारी देनी चाहिए। क्षेत्र जांचकर्ता को उत्तरदाताओं की सुविधा के अनुसार उनके पास जाना चाहिए। उत्तरदाताओं से यह सही जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र जांचकर्ता की योग्यता पर निर्भर करता है। चौथा इसमें पॉइंट है साक्षात्कार अनुसूची का संपादन। देखिए सारणीकरण तथा विश्लेषण से पहले साक्षात्कार अनुसूची का संपादन बहुत ज़रूरी है। अनुसूची की जांच करते समय हमें आवंटित मामलों की संख्या, संबंधित मामलों की संख्या तथा इनकार के कारण छूट गए मामलों की संख्या ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें देखिए एक पॉइंट और इसमें है साक्षात्कार अनुसूची के लाभ जो दिया गया यहाँ पे। साक्षात्कार से समस्या की विस्तार से जांच पड़ताल होती है और जिससे विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने का अवसर मिलता है। दूसरा, जांचकर्ता तथा उत्तरदाताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध होता है, इसलिए विस्तृत तथा व्यापक जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, अधिक सटीक जानकारी इकट्ठा होती है। प्लस में अगला पॉइंट, साक्षात्कार विधि खासकर अनपढ़ उत्तरदाताओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी हानियाँ भी हैं, जैसे कि प्रश्नावली विधि के मुकाबले यह अधिक समय लेने वाला खर्चीली विधि है। दूसरा, इसका हानियाँ है कि साक्षात्कार विधि की सामान्य कमी निष्पक्षता की कमी है। तीसरा, इसका हानियाँ ये है कि कभी कभी साक्षात्कार विधि जांचकर्ता को उत्तरदाताओं की दया पर छोड़ देती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक अगला प्रश्न, एकल चर आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। देखिए एक चर विश्लेषण, देखिए सामग्री आंकड़े का कई तरह से विश्लेषण किया जाता है। आप सामग्री या आंकड़े को साधारण निरंतरता सारणी फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या सांख्यिकीय तकनीकें अपना सकते हैं। सामग्री आंकड़े के विश्लेषण के लिए सामग्री आंकड़े फाइल को पहले खोला जाना चाहिए। यदि सामग्री आंकड़े फाइल पहले से खुली हुई नहीं है तो मेनू बार से फाइल ओपन की डिमांड कीजिए और ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स दिखाइए और देगा और फाइल की लोकेशन चुनिए और सामग्री आंकड़े का फाइल का नाम और ओके का बटन क्लिक कीजिए। अब सामग्री आंकड़े एडिटर स्क्रीन में दिखाई देगा। SPSS सामग्री आंकड़े विश्लेषण के लिए बहुत सारे टूल्स उपलब्ध कराता है। ये आपको इसमें या तो लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है। देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेनू बार से एनालाइज, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, फिर से फ्रीक्वेंसीज कमांड सेलेक्ट करें। फिर स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी का डायलॉग बॉक्स दो बड़े फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने और फ्रीक्वेंसी हटाने के बॉक्सों के साथ दिखाई देगा। ध्यान से देखिए कि बाएं हाथ वाले बॉक्स में उन चरों की जिनके लिए सामग्री आंकड़े एंटर किया गया है एक सूची है। सीधे हाथ वाले बॉक्स में आपके द्वारा विश्लेषण में सम्मिलित किए जाने वाले वेरिएबलों के लिए एक खाली बॉक्स होता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे।
है ना। ये आप थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज होगा तो उससे आपको ये पता हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, और इसमें जो पॉइंट दिया गया है ये सब कंप्यूटर का ये पॉइंट है ये इसमें। चलिए यहाँ पे एक आता है बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं थोड़ी धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको। चलिए, प्रिंट आउट तो आप जानते हैं, प्रिंट आउट और सेविंग आउटपुट कैसे किया जाता है ना। रिकोड डाटा, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए, ये बहुत आसान है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप सिर्फ एक मरतबा इसको रीड कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। चलिए आइए, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे अनवेरिएबल स्टैटिक्स यानी एक चर सांख्यिकी, है ना। एक चर सांख्यिकी स्टैटिक्स की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, फिर से फ्रीक्वेंसीज का मेनू बार पर से सिलेक्ट कीजिए, फिर से बारंबारता का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आपने MS ऑफिस पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। यहाँ पे दिया गया है, चलिए गेस पेपर 2 वहीं पे ख़त्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गेस पेपर 3, ठीक है। चलिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि विशिष्टीकरण और व्यापीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उदाहरण देते हुए समझाएं, ठीक है। तो देखिए, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, हमने गणितीय सोच की जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की उनमें से एक उदाहरण था पूंछ की अवधारणा बनाने के तरीके का। इस प्रक्रिया में कुछ वस्तुओं जैसे घोड़े या गाय की पूंछ का अवलोकन करना शामिल था। बचपन में हमें अलग अलग जानवरों की पूंछ दिखाई जाती है, हम यह भी देखते हैं कि अलग अलग पूंछ अलग अलग तरह की दिख सकती है, लेकिन इन सब को पूंछ ही कहा जाता है। इस तरह पूंछ की हमारी शुरुआती अवधारणा यह हो सकती है कि यह किसी जानवर का हिस्सा होता है जो शरीर के पीछे लगा होता है। इसके बाद हम इस अवधारणा का विस्तार करते हुए इसमें किसी चिड़िया या मछली के पीछे लगे हुए हिस्से को भी शामिल कर लेते हैं। इस अवधारणा को और आगे बढ़ाते हुए पूंछ की अपनी समझ को बदलकर इसमें हवाई जहाज़ या पतंग की पूंछ भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह हम सजीव और निर्जीव को शामिल करते हुए पूंछ वाली अन्य चीज़ों की जांच करते जाते हैं। हम इस अवधारणा को व्यापक करते जाते हैं। आखिरकार हम पूंछ की ऐसी छवि बनाते हैं जिसमें वस्तुओं या जंतुओं की पूंछ के कुछ विशिष्ट लक्षण हो न हो, लेकिन इसमें इन सब के सामान्य लक्षण ज़रूर होंगे। अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी किसी अवधारणा को बनाने के लिए हम हर समय इसी तरह के व्यापकीकरण में लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसे नए पौधों को उगाने के लिए हम पौधों की वृद्धि के बारे में अपने अवलोकनों का व्यापकीकरण कर सकते हैं, और सीखने सिखाने के तरीके को बनाने के लिए हम बच्चों के मानसिक विकास से जुड़े अपने अनुभवों का व्यापकीकरण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, गणित में हमें कई अलग अलग संदर्भों में व्यापीकरण दिखाता है। नई अवधारणाओं को परिभाषित करने के लिए हम व्यापकीकरण करते हैं। जैसे चतुर्भुज, हम प्रक्रियाओं का भी व्यापकीकरण करते हैं, जैसे दो भिन्नों को जोड़ने की प्रक्रिया। फिर हम परिणामों का व्यापीकरण भी करते हैं, उन्हें नई गणितीय चीज़ों पर लागू करते हैं, जैसे कि कथन किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका भी विस्तार करके हम कथन की से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है के बारे में सोचते हैं। और बीजगणित अंकगणित का व्यापकीकरण है, जिसमें चरों के प्रयोग से हम संख्याओं के इस्तेमाल और अध्ययन का एक नए तरीके से विस्तार कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा आप भी रीड कर लीजिएगा, है ना, सिर्फ एक मतलब रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है कि सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुणवत्तापरक आंकड़ा विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण का उल्लेख कीजिए। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुणवत्तापरक आंकड़ा विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण एक्सेल, SPSS और SAS के अलावा अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज भी उपलब्ध हैं, जिन्हें गुणवत्ता आंकड़ा विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे गुणवत्ता आंकड़ा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर साधित पद्धतियाँ, जैसे कंप्यूटर एडेड मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CAQDAS कहा जाता है। और इसमें है एक NUDIST, ठीक, नॉन न्यूमेरिकल इन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इंडेक्सिंग सर्च इन थ्योरिजिंग, ठीक है। और नए तथा कल्पना शक्ति संपन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग जैसे 2 प्रोग्राम हैं। इन प्रोग्रामों का उद्देश्य अनुसंधान अध्ययन के आंकड़ों का
गुणात्मक विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करना है। इन प्रोग्रामों को गहन अनुसंधान अध्ययन, जिसमें साक्षात्कार आंकड़े सीमित होते हैं, तक में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर www.scholarly.com.uk से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विनमैक्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कुछ पैकेज कंप्यूटर में सीधे डाले जा सकते हैं, जबकि कुछ पैकेज इंपोर्टेड फाइलों के साथ ही काम करते हैं। कुछ पैकेजों में शामिल की जाने वाली बाहरी फाइलों में वीडियो और अन्य सामग्री को इंडेक्स करना पड़ता है और इससे कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक जटिल हो जाता है। विनमैक्स के उपयोगकर्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक सरल प्रोग्राम है। इसे सीखना सरल है। इसका टेक्स्ट फाइलों पर कोड और रिट्राइव कार्य संचालन से सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए एक इसमें क्वेश्चन है, गौण डाटा का प्रयोग करते समय किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए गौण डाटा का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ क्या है। तो अध्ययन के लिए गौण डाटा का प्रयोग करते समय व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए। कभी कभी किसी अकेले शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में कई त्रुटियां हो सकती है तथा डाटा अपर्याप्त सैंपल से प्राप्त हो सकता है। गौण स्रोतों से आंकड़ों का प्रयोग करते समय नीचे दिए गए कुछ तथ्यों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पर्याप्तता, कभी कभी गौण स्रोतों से उपलब्ध डाटा जांच के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ठीक, विश्वसनीयता, गौण डाटा का प्रयोग करते समय इसकी विश्वसनीयता की जांच लेनी चाहिए। यानी उदाहरण के लिए सैंपल आकार तथा डाटा इकट्ठा करने में प्रयुक्त प्रतिचयन विधि की विश्वसनीयता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा इसमें उपयुक्तता है। जांचकर्ता को जांच लेना चाहिए कि डाटा शोध अध्ययन के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। कभी कभी गौण आंकड़े तालिका प्रस्तुतिकरण के लिए तो उपयुक्त होते हैं, परंतु सांख्यिकीय विश्लेषण में अनुपयुक्त होते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान क्या है, इसके विभिन्न चरणों का व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, गुणात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य, महत्व एवं प्रकार का संक्षेप विवेचना कीजिए। देखिए अनुसंधान विधियों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला एक तार्किक प्रत्यक्षवाद और दूसरा यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म तथा दूसरा गोचर खोज यानी कि फिनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी। शैक्षिक शोधों में पहला रूप ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है, परंतु विगत एक दशक से शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं, समाधान प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं से मुद्दों को स्पष्ट उजागर करने के लिए गोचर खोज उपागम पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। शोध के इन्हीं उपागमों के आधार पर शोध को तीन भागों में बांटा जा सकता है, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध एवं क्रियात्मक शोध। ठीक है, वास्तव में शोध के मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोधों में न तो कोई स्पष्ट अंतर है और न ही दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों शोधों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग हो सकता है। इसलिए अब तक गुणात्मक शोध की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकती है। गुणात्मक अनुसंधान के विषय में जॉन डब्ल्यू बेस्ट तथा जेम्स वी कान ने कहा है, क्या कहा है, तो इसका वर्णन के लिए गुणात्मक विचारात्मक अनुसंधान अमात्रात्मक विधियों का प्रयोग करता है। गुणात्मक विवरणात्मक शोध प्रत्यक्ष चरों के मध्य के अमात्रात्मक संबंधों को जानने के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। गुणात्मक अनुसंधान के लिए व्यवहार में कई पद प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि निरीक्षशास्त्र शोध यानी कि एथनोग्राफिक रिसर्च, व्यष्टि अध्ययन शोध यानी कि केस स्टडी रिसर्च, घटना क्रिया विज्ञापन परक शोध यानी कि फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च तथा संरचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि और एक है सहभागी प्रेक्षण यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए गुणात्मक अनुसंधान में जब निरीक्षशास्त्रीय शोध शब्द का प्रयोग होता है तब घटित घटनाओं के स्थान पर वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इसकी यहाँ पे विशेषताएं दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा और इस पीडीएफ को आप फ्री में ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। यहाँ पे गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य एवं प्रसंग दिया गया है, बहुत आसान लैंग्वेज में है, आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए मैं इसे जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये आप थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट आता है ह्यूरिस्टिक
ह्यूरिस्टिक अध्ययन, ठीक है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्कोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू डिस्कवर, यानी कि मैं खोजता हूँ, है ना, होता है इसका अर्थ, ठीक है। यह आंतरिक या गहराई को से खोज की प्रक्रिया को इंगित करता है, जो विभिन्न अनुभवों के अर्थ एवं प्रकृति को जानने तथा भावी अन्वेषण एवं विश्लेषण की विधियों तथा प्रक्रियाओं के विकास से संबंधित होता है, ठीक है। शास्त्रीय अध्ययन यहाँ पे दिया गया, बहुत छोटा छोटा ऐसा पॉइंट है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है। मैं भी जो इसमें लिखा है वही सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। गुणात्मक अनुसंधानों के प्रदत्त विश्लेषण की तकनीकें यहाँ पे दिया गया है बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो इसे आप थोड़ा देखते जाएंगे, ठीक है। तार्किक विश्लेषण, ठीक है। अब इस गैस में कोई, अब इसमें क्वेश्चंस है नहीं, है ना। अब यहाँ पे यहीं पे ये गैस पेपर मैंने आपको 3 गैस पेपर शेयर किया है, ठीक है। अगर इसमें आप देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आप इससे भी लिख सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टाइम तो छोड़िए ना, टाइम की कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ बैठ जाने की वजह से मैं इस बुक का फुल बुक एक्सप्लेनेशन का वीडियो में नहीं बना पाया हूं, और इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, उनका भी वीडियो में नहीं बना पाया हूं, तो इसके लिए मैं सॉरी आप लोगों से बोल चुका हूं, ठीक है। लेकिन अब वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेगा, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आप तक पहुँचे, ठीक है। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम।